हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट। हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और इस जो भारत का जो भौतिक विभाजन है, इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था हिमालय के बारे में। हिमालय में हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु हिमालय के बारे में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय की। ठीक है, देखिए जो लघु हिमालय है या इसी लघु हिमालय को हम लोग देखिए कितने नामों से जानते हैं। लघु हिमालय, इसी को हम कहेंगे मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय। इसी को हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय। देखिए इसका सबसे पहले तो हम देख लेंगे इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है ये। तो इसकी अवस्थिति अगर हम देखेंगे तो ये ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय हमें उपस्थित मिलेगा। हम लोगों ने एक मैप के थ्रू भी देख लिया था कि ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में लघु हिमालय स्थित है। ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय जो अलग होते हैं वो अलग होंगे मेन कंट्रोल थ्रस्ट के द्वारा, जिसको एमसीटी बोलते हैं। यानी कि जो लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय एमसीटी मेन कंट्रोल थ्रस्ट के द्वारा ग्रेटर हिमालय से अलग होता है, और जो लघु हिमालय है वो शिवालिक से किसके द्वारा अलग होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ठीक, तो लघु हिमालय जो है एमसीटी द्वारा हिमाद्री से अलग होता है, और ये जो लघु हिमालय है ये मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ बोलते हैं, इसके द्वारा किससे अलग होगा, इसके द्वारा अलग होता है शिवालिक से। ठीक है ना, तो शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में लघु हिमालय हमें स्थित दिखाई देगा। लघु हिमालय की अगर लंबाई की बात कर ले, लेंथ की बात कर ले, तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है। लगभग ये ग्रेटर हिमालय की ही पैरेलल समानांतर चलता है। लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई वही करीब 80 से लेकर के और 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलेगी। हाइट की अगर बात करते हैं तो 3750 मीटर से लेकर के और 4250 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट हमें दिखाई देती है। ठीक, अब देखिए इसकी जो एवरेज हाइट है 3750 से लेकर 4250 मीटर तक ये जो हाइट है, ये इतनी अधिक ऊंचाई है नहीं कि इसकी सारी जो चोटियां हैं वो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ढकी रहे। इसकी जो चोटियां हैं ये सर्दियों के मौसम में तो बर्फ से ढक जाएंगी, लेकिन गर्मियों के मौसम में बर्फ वहां की पिघल जाएगी, जिससे क्या है कि जो यहाँ का जो क्षेत्र है, जो ये लघु हिमालय है, ये पर्यटक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो ऑल जो है हिल स्टेशन लोकेटेड है। ठीक है, इसकी जो हाइट है 3750 से 4250 मीटर, तो ये बहुत ही फेवरेबल एक टेम्परेचर अवेलेबल करा देता है हिल स्टेशन के निर्माण के लिए। इसी वजह से हम देखेंगे कि लघु हिमालय में ही सभी महत्वपूर्ण जो हिल स्टेशन है वो हमें स्थित मिलेगी। चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश का शिमला ले लीजिए, मनाली ले लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड के आप हिल स्टेशन ले लीजिए, रानीखेत वगैरह, ठीक है, मसूरी ले लीजिए, या फिर आप आके इधर गंगटोक वगैरह ले लीजिए, सिक्किम के क्षेत्र जो भी है हिल स्टेशन उनको देख लीजिए। ये सारे के सारे जो हिल स्टेशन हैं, सभी महत्वपूर्ण हिल स्टेशन, ये सभी लघु हिमालय में मिलेंगे। अगर इसमें ग्लेशियर की बात की जाए तो कोई भी ग्लेशियर नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लेशियर तो उन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं जो क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहे। लेकिन ये इसकी जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई के कारण इसकी जो चोटियां हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढकी नहीं रह पाती। सर्दियों में स्नोफॉल होगा और गर्मियों में जो है बर्फ नहीं मिलती। इसी वजह से जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो जलवायु है, तो जलवायु जो है कैसी है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है यहाँ पे। इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति की तबीयत वगैरह खराब होती है तो हार्ट वगैरह का जो पेशेंट होता है व्यक्ति, तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है जो लघु हिमालय के जो क्षेत्र, जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में घूमने जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु कैसी है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया लघु हिमालय के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लघु हिमालय के बारे में और क्या चीजें हैं।
देखिए जिस तरीके से जो ग्रेटर हिमालय है उसका जो स्थिति है हमें बिल्कुल सतत स्थिति दिखेगी, ज्यादा कटा छटा नहीं दिखाई देता ग्रेटर हिमालय। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो लघु हिमालय है ये बहुत ही ज्यादा कटा छटा दिखाई देता है, अलग अलग रेंजेस में दिखाई देता है हमको। तो इस लघु हिमालय की जो अलग अलग रेंजेस हैं उनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे कि ये रेंज है इसको बोला जाता है पीर पंजाल। ये लघु हिमालय काफी कटा छटा दिखाई देता है, ठीक है, अलग अलग रेंजेस के रूप में इसका निर्माण है। पीर पंजाल हो गया, इस रेंज को हम बोलते हैं धौलाधर, ठीक है। ये जो रेंज है इसको बोला जाता है नाग टिब्बा, फिर रतनपीर, ठीक है ना। ये आपका नेपाल के क्षेत्र में इसको बोलते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। सिक्किम में आपको मिलेगी दार्जिलिंग रेंज, भूटान में इसी को कहेंगे हम ब्लैक माउंटेन, ठीक है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। अब देखिए जो ये जो पीर पंजाल रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर रेंज का जो विस्तार है वो हिमाचल प्रदेश में मिलता है। इसी धौलाधर रेंज में ही शिमला आपका स्थित है, ठीक। फिर आता है आपका नाग टिब्बा रेंज, इसी नाग टिब्बा रेंज को भी मसूरी रेंज भी कभी कभी कहते हैं। नाग टिब्बा रेंज या इसी को मसूरी रेंज भी कह देते हैं। और यहीं पर आपका स्थित है मसूरी हिल स्टेशन, ठीक। ये रतनपीर रेंज है, इस रतनपीर रेंज में आपका रानीखेत, नैनीताल वगैरह स्थित है। ये कहाँ के हो गए, उत्तराखंड में इसका विस्तार है। इसका जो रतनपीर रेंज है इसका उत्तराखंड और कुछ नेपाल में विस्तार है। महाभारत रेंज का विस्तार कहाँ है, नेपाल में। तो कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लघु हिमालय को नेपाल में किस रेंज के नाम से जानते हैं, ये लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो महाभारत रेंज कहा जाता है। सिक्किम में किस नाम से जानते हैं, तो सिक्किम में जानते हैं दार्जिलिंग रेंज के नाम से, ठीक है ना। भूटान में किस नाम से जानते हैं, भूटान में जानते हैं ब्लैक माउंटेन के नाम से, ठीक है ना। भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से हो गया। और उसके बाद देखिए जो ये रेंजेस दिख रही हैं तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। इनको हम लोग बोलते हैं, क्रम से याद रखना आपको, डफला, मिरी, ये हो गई अबोर, और ये है मिसमी, ठीक। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए आगे जो कुछ रेंजेस हैं जैसे पटकाई बम वगैरह, तो उसको हम लोग बात करेंगे जब पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां देखेंगे। तो उसमें क्योंकि लघु हिमालय जो है ना, तो लघु हिमालय का विस्तार फिर दक्षिण की ओर भी है। लघु हिमालय का विस्तार दक्षिण की ओर कुछ इस तरीके से है, कुछ रेंजेस ऐसे चली आ रही हैं और कुछ रेंज ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो इन सारी रेंजेस की हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम पूर्वोत्तर भारत की सारी पहाड़ियों को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग देख लेंगे पटकाई बम, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन, बरेल, मिकिर, ये सारी बातें उसमें करेंगे। गारो खासी जयंती की बात करेंगे, भले ही वो नेपाल वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन हम लोग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में बात करेंगे उसके बारे में। अराकान योमा की भी बात करेंगे, आखिरकार अराकान योमा क्या है। तो अभी तो हम लोग देख लेते हैं कि जो लघु हिमालय की जो ये रेंजेस हैं इनके बारे में, ठीक है। इतनी रेंजेस हो गई, देख रहे हैं ऐसे ये कटी कटी सी दिखाई दे रही है पूरी लघु हिमालय अलग अलग रेंजों के रूप में दिखाई दे रहा है हमें। चलिए इसी लघु हिमालय में ही जो आपका उत्तराखंड में जो नाग टिब्बा और रतनपीर रेंज है, ठीक है। नाग टिब्बा और जो रतनपीर रेंज है, इन रेंजों में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं।
लघु हिमालय के घास के मैदान, लघु हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों की हम बात कर लें तो जो ये जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है, यानी कि पीर पंजल और जो धौलाधर रेंज वाला जो हिस्सा है, इनमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मर्ग। यानी जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में जो घास के मैदान जो पाए जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं मर्ग, यानी घास के मैदानों का क्या नाम है? मर्ग। और इसी मर्ग घास के मैदान के नाम से ही हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की कुछ जगहों का नाम सुना है, जैसे कि सोनमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, हिरनमर्ग। ये जो मर्ग घास के मैदान है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस रेंज में ये पाए जाते हैं घास के मैदान? तो लघु हिमालय में। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी घास के मैदान कुछ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को हम लोग जानते हैं बुग्याल, पयार, बेडनी, अवली। ठीक, तो उत्तराखंड में कुछ घास के मैदान है बुग्याल, पयार, बेडनी, अवली। और जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है उसको हम जानते हैं मर्ग के नाम से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ घास के मैदान देखे जो कि लघु हिमालय में स्थित है। ग्लेशियर कोई इसमें महत्वपूर्ण है नहीं। कुछ हम लोग पासेस की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पासेस इसमें पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग एक एक रेंजों की अलग अलग बात करते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण पासेस पाए जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पीर पंजाल रेंज की। पीर पंजाल रेंज, इसका विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इस पीर पंजाल रेंज में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे इस दर्रे का नाम है, इस दर्रे का भी नाम है पीर पंजाल। ठीक, एक और दर्रा है महत्वपूर्ण, इसका नाम क्या है? बनिहाल। ठीक है, फिर पीर पंजाल रेंज का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी है। ये हिस्सा तो जम्मू कश्मीर में था और कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में जो ये पीर पंजाल रेंज का विस्तार है हिमाचल प्रदेश में, उसमें एक पास पाया जाता है, दर्रा पाया जाता है और इस दर्रे का नाम है रोहतांग। ठीक है, और इसी रोहतांग दर्रे से ही एक नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का क्या नाम है दोस्तों? इस नदी का नाम है ब्यास। रोहतांग दर्रे के ही दक्षिणी हिस्से से ब्यास नदी का उद्गम होता है और इस रोहतांग दर्रे के ही उत्तरी हिस्से से नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है रावी। ठीक, तो हमने दो नदियां देखी, रावी और ब्यास। कहां से उद्गम हो रहा है? रोहतांग से उद्गम हो रहा है। बनिहाल दर्रे के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बनिहाल दर्रे के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों जो ये बनिहाल दर्रा है, इस बनिहाल दर्रे में एक टनल बनाई गई है। बनिहाल दर्रे में ही एक टनल बनाई गई है और इस टनल का क्या नाम है? इस टनल का नाम है जवाहर सुरंग। तो अगर आपसे पूछना था कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर बनाई गई है, तो बनिहाल सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर बनाई गई है। अब ये जो बनिहाल दर्रा है वो किन दो स्थानों को कनेक्ट करता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो अगर हमको दोस्तों जम्मू कश्मीर से होकर के, अगर हमको जम्मू कश्मीर से होकर के और जाना है श्रीनगर, अगर हमको जम्मू कश्मीर से और श्रीनगर जाना है, ये हमारी चलिए श्रीनगर, तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? हम जाएंगे बनिहाल दर्रे से होकर के। अगर हमें कहा जाना है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, तो किस दर्रे से होकर के जाएंगे? बनिहाल से। अब मान चलिए अगर आपको श्रीनगर से और पुंछ जाना है, ठीक है, श्रीनगर से आपको कहाँ जाना है? राजौरी या पुंछ जाना है। यहाँ पर है राजौरी और पुंछ यहाँ पर है। तो अगर आपको श्रीनगर से राजौरी और पुंछ जाना है तो आप किस दर्रे से होकर के जाएंगे? पीर पंजाल दर्रे से।
देखिए श्रीनगर से अगर पुंछ या राजौरी जाना है तब किस तरह से होकर के जाएंगे, पीर पंजाल से। क्लियर है। साथ ही में हम देख लेते हैं, अगर आपको मनाली से दोस्तों लेह जाना है, मनाली से लेह जाना है तो आप किस तरह से होकर के जाएंगे। तो देखिए यहां पर आपका स्थित है मनाली, मनाली और मंडी यहां पर स्थित है, लेह है आपका इधर पे, ठीक है। तो अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो आप जाएंगे इस रोहतांग पास से होकर के, और यही बीच में एक दर्रा आपको और मिलेगा, उसके बारे में मैंने आपसे पिछले क्लास में चर्चा की थी, और इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचरा। तो अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो आप कितने दर्रों से होकर के जाएंगे, एक तो रोहतांग दर्रा और दूसरा बड़ा लाचरा दर्रा, ठीक है ना। तो अगर आप मनाली से लेह जाना है तो आपको रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचरा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है तो आपको बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। अगर आपको श्रीनगर से पुंछ जाना है, ये है पुंछ या राजौरी, तो अगर आपको पुंछ और राजौरी जाना है तो आपको किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, पीर पंजाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दर्रे स्थित है पीर पंजाल पे, हमने पीर पंजाल दर्रे की बात कर ली। अब अगला जो दर्रा है उसके बात करेंगे धौलाधर। मतलब अगला जो रेंज है वो कौन सा है, धौलाधर रेंज। क्या नाम लिखता हूं, धौलाधर रेंज। देखिए इसी धौलाधर रेंज में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है शिमला, ठीक है ना। धौलाधर रेंज में क्या स्थित है, शिमला स्थित है। और ये जो धौलाधर रेंज है, इस धौलाधर रेंज और यहाँ पे आपकी मैंने पीर पंजाल रेंज पिछली क्लास में बताई, इस धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में यहीं पर आपको यहीं पर स्थित है कुल्लू की घाटी, वैली ऑफ कुल्लू। यानी कि धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में ही स्थित क्या स्थित है, कुल्लू की घाटी। अगर आपको कश्मीर की घाटी देखनी, कश्मीर की घाटी कहां स्थित है, तो ये देखिए ये है पीर पंजाल रेंज ना, तो पीर पंजाल रेंज और हिमाद्री के, ये है आपकी ग्रेटर हिमालय, ये आपकी पूरी रेंज क्या की है, ग्रेटर हिमालय की है। तो ये है आपकी कश्मीर की घाटी, ठीक है ना। तो पीर पंजाल रेंज और हिमाद्री के बीच में ये क्या है, ये हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय। तो पीर पंजाल रेंज और हिमाद्री के बीच में दोस्तों क्या स्थित है, कश्मीर की घाटी स्थित है। उसी तरीके से धौलाधर रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सी घाटी स्थित है, कुल्लू की घाटी स्थित है, ठीक है। उसी तरीके से हम आएंगे रतनपीर और नागटिब्बा रेंज, इन्हीं रतनपीर और नागटिब्बा रेंज में ही स्थित है जो फूलों की घाटी, जिसे हम फूलों की घाटी कहते हैं। ये कहां स्थित है, ये स्थित है नागटिब्बा और ग्रेटर हिमालय, इसके बीच में क्या स्थित है, फूलों की घाटी। क्लियर। यहीं पे लाहौल एवं स्पीति घाटी स्थित है, क्या नाम है, लाहौल व स्पीति घाटी। अच्छा घाटी क्या होती है, थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लें। मान लीजिए दो पर्वत रेंजेस हैं, इन दो पर्वत रेंजों के बीच का जो एक समतल हिस्सा होता है उसी को हम कहते हैं घाटी या वैली। और ये दो पर्वत रेंजेस हैं, इन दो पर्वत रेंजों के बीच का जो समतल हिस्सा होता है उसी को हम लोग कहते हैं घाटी। क्लियर। इन पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं इन घाटियों से ही होकर के प्रवाहित होती हैं, और इसी वजह से जो घाटियां हैं ये घाटियां में बढ़िया जो जल की मात्रा काफी अच्छी सुनिश्चित रहती है। ये कुछ घाटियां जैसे जो कश्मीर की घाटी है, ये जो कश्मीर की घाटी है ये अपनी करेवा मिट्टी के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर की घाटी करेवा के लिए बड़ी फेमस है। यानी यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, जो अवसाद पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं करेवा। और जो करेवा जो है
ये जो है जाफरान केसर की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यानी कि जाफरान और केसर की जो खेती है वो किस में होती है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वगैरह, वो केसर की खेती के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। तो जो केसर की खेती है वो कहाँ पर होती है, तो कश्मीर की घाटी में जो करेवा का जो क्षेत्र है, ठीक है, करेवा एक मिट्टी का ही प्रकार है, करेवा मिट्टी, और उस करेवा मिट्टी में ही जाफरान और केसर की खेती होती है। ये करेवा मिट्टी है क्या, कैसे बनती है करेवा मिट्टी, ये भी थोड़ा सा हम देख लें। करेवा का विकास कैसे होता है, निर्माण, तो देखिए जब ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं तो हिमानी के निक्षेप जो हो गए, हिमानी निक्षेप, अब चूंकि इन घाटियों से नदियां प्रवाहित होती हैं इसलिए नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, नदियों का अवसाद जो हो गया, यानी कि जो चिकनी मिट्टी नदियां लेके आती हैं, साथ ही साथ क्योंकि नदियां यहाँ पर काफी तेजी के साथ बह रही होती है, काफी तेजी के साथ फ्लो हो रही होती हैं, इसलिए एक कंकड़ पत्थर वगैरह काफी लेके आती हैं। तो कंकड़ पत्थर, इन सब से मिलकर के निर्माण होता है करेवा मिट्टी का, जिसमें मुख्य भूमिका क्या निभाता है, हिमानी निक्षेप। क्लियर है, तो हिमानी निक्षेप वगैरह के द्वारा ही करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। और ये करेवा किस लिए प्रसिद्ध है, अपने जाफरान और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया पीर पंजाल, धौलाधर रेंज, नाम की रेंज में बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, वही आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में विस्तार है इसका। फिर जो है मैंने भी आपको बताया कि नेपाल में इस लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जानते हैं, महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। तो अगर जो आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि काठमांडू की घाटी किन के बीच में स्थित है, तो दोस्तों जो काठमांडू की घाटी है वो कुछ यहां पर स्थित है, किनके बीच में स्थित है, लघु हिमालय के महाभारत रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में। ये है आपका ग्रेटर हिमालय, तो लघु हिमालय के महाभारत रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, जिसे हम कहते हैं हिमाद्री, इनके बीच में स्थित है काठमांडू की घाटी। क्लियर, चलिए अब हम देखेंगे अगली जो रेंज है उसको हम लोग कहते हैं दार्जिलिंग रेंज। तो दार्जिलिंग रेंज कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। जो भी सिक्किम के पर्यटक स्थल है वो सारे दार्जिलिंग रेंज में ही स्थित है। दार्जिलिंग रेंज के बाद में बात करते हैं हम लोग ब्लैक माउंटेन की। दोस्तों ये ब्लैक माउंटेन कहां पर है, भूटान, यानी कि जो लघु हिमालय है इसी को भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये भी लघु हिमालय का ही एक रेंज है और इसको भूटान में हम ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। फिर आ जाती है बात अरुणाचल प्रदेश की रेंजों की। तो अरुणाचल में दोस्तों कुछ रेंजें हैं जैसे टफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ये रेंजेस लघु हिमालय की ही रेंजेस हैं जो कि कहां स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये चारों रेंजेस कहां हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो ये भी अपने हिल स्टेशंस के लिए ही प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के जो भी हिल स्टेशन है, इसकी राजधानी ईटानगर वगैरह, ये सारे इन्हीं रेंजेस में ही स्थित हैं। अब लोग अगला बात करते हैं शिवालिक की। लघु हिमालय में और ज्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत ज्यादा ऊंची प्रसिद्ध चोटियां भी नहीं है, ग्लेशियर है नहीं। जो मुख्य रूप से जो दर्रे थे उनकी मैंने बात कर लिया, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग वगैरह जो पासेस हैं। अच्छा हाँ, कुछ दर्रे हैं जो उत्तराखंड वाले जो हिस्से में हैं, लघु हिमालय के कुछ दर्रे। लघु हिमालय के कुछ दर्रे जो कि उत्तराखंड वाले रेंज में स्थित हैं। तो कल मैंने आप लोगों से महानाली के जो लेक वगैरह की बात कर ली थी, वही सारे जो है
हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है उसमें उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई लघु हिमालय में कोई ऐसा स्पेशली अलग से दर्रा दिख नहीं रहा हमको। चलिए अब सीधे हम लोग शिवालिक की बात करना है। इस बात का देखेंगे शिवालिक। देखिए जो शिवालिक का जो विस्तार है ये हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार, ठीक है। हिमालय का दक्षिणी विस्तार है शिवालिक। बिहार के आगे जाकर के शिवालिक लघु हिमालय से बिल्कुल सट गया है। यानी कि अभी पहले तो अगर हम देखेंगे पश्चिम में तो ये दोनों काफी अलग अलग दोनों रेंजेस हैं, लेकिन बिहार के पास से जाकर के ये दोनों रेंजेस काफी हद तक आपस में सट करके चल रही हैं, कुछ इस तरीके से। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज्यादा अधिक है कि पूर्व में ज्यादा अधिक है, तो उस कंडीशन में हमको बताना है कि पश्चिम में इन दोनों के बीच की चौड़ाई अधिक है और पूर्व में जाते जाते बिहार के आगे से दोनों आपस में जुड़ गए हैं। दोनों जो है बिल्कुल एक तरीके से एक ही होकर के चलते हैं, वहां पे बिल्कुल ये अलग अलग नहीं दिखाई देते। ठीक, शिवालिक की अगर हम लंबाई की बात कर लें, लेंथ, तो लेंथ वही क्योंकि समानांतर ही चल रहा है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर बात कर लेते हैं इसकी वेट की, तो वेट की अगर बात करते हैं 25 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई दिखेगी। और एवरेज हाइट की अगर बात करते हैं तो एवरेज हाइट है इसकी 1250 मीटर से लेकर के और 1750 मीटर तक, ठीक है। तो जो शिवालिक है, शिवालिक की एवरेज हाइट क्या है 1250 से लेकर 1750 मीटर तक। सर्वाधिक नवीन स्थलाकृति है, मतलब हिमालय की सर्वाधिक नवीन स्थलाकृति। ठीक है, तो शिवालिक का जो निर्माण है वो ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के पश्चात हुआ है। हिमालय की सबसे नवीन स्थलाकृति है। किस काल में, किस पीरियड में शिवालिक का निर्माण हुआ? तो शिवालिक का निर्माण हम लोगों ने कल बात करी ली थी, प्लायोसीन कल्प में, प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक का निर्माण हुआ। क्लियर? शिवालिक अभी भी उत्थान कर रहा है। अच्छा, इसका निर्माण किन चीजों से हुआ है? तो इसका निर्माण अवसादों से हुआ है, अवसादों द्वारा निर्मित। अगर आप जाते हैं मसूरी वगैरह के क्षेत्र में, जैसे आप हरिद्वार से देहरादून वगैरह जाते हैं, तो आप देखेंगे कि रोड के दोनों तरफ आपको काफी भुरभुरी स्थलाकृतियां दिखाई देंगी। यानी कि जो शिवालिक है अभी जो कि बिल्कुल नवीन है, इस वजह से इसकी जो चट्टानें हैं अभी ये रूपांतरित नहीं हो पाई, अभी ये ठोस नहीं हो पाई, अभी उसी तरीके से अवसाद के रूप में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जिस जगह पर शिवालिक का निर्माण हुआ है, जिस जगह पर शिवालिक है, वो जगह पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा रिवर। तो जो इंडो ब्रह्मा नदी है उसी के जो अवसाद हैं उन्हीं अवसादों पर वलन के द्वारा कहा जाता है जिस जगह पर शिवालिक का निर्माण हुआ, शिवालिक स्थित है, उसी जगह पर एक नदी फ्लो होती थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा। और इसी इंडो ब्रह्मा नदी के ही अवसादों पर वलन पड़ने से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। ठीक, इसी वजह से बिल्कुल नवीन स्थलाकृति है, काफी भुरभुरी इसकी जो संरचना है, अवसादों के द्वारा है संरचना, तो काफी भुरभुरा हमें दिखाई देगा। कुछ आने वाले हजारों सालों बाद वो रूपांतरित होकर के ठोस चट्टानों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से जो शिवालिक है, शिवालिक में भूस्खलन बहुत आते हैं, यानी कि लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। ठीक, सर्वाधिक भूस्खलन होता है क्योंकि भुरभुरी संरचनाओं से बना हुआ है। यही बजरी, पत्थर, कंकड़, इन्हीं सब चीजों से इसका निर्माण है शिवालिक का, इस वजह से काफी ज्यादा भूस्खलन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई शिवालिक की। बहुत महत्वपूर्ण कोई हिल स्टेशन है नहीं। अच्छा, जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक, इनके बीच में भी कुछ दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे कि लघु हिमालय है, लघु हिमालय, और ये है शिवालिक। तो इस लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी कुछ दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं।
तो जो दोस्तों जो पश्चिम का जो दोआब क्षेत्र है उसको बोलते हैं दून का दोआब, ठीक है। तो जो पश्चिम में जो दोआब स्थित है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में उसको हम कहते हैं दून, और जो पूर्व में जो दोआब स्थित है उसको हम कहते हैं द्वार, ठीक है। तो दून और द्वार क्या है, दोआब क्षेत्र है। और इसी द्वार से ही हम लोगों ने देखा नाम हरिद्वार, ठीक है। दून जैसे कि देहरादून, ठीक है। तो ये देहरादून और द्वार ये कहाँ स्थित है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, दोनों क्या है, दोआब क्षेत्र है, ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया शिवालिक के बारे में। अब हम जब शिवालिक के दक्षिण में चलेंगे तो हमको मैदान दिखाई देगा, उत्तर भारत को जो विशाल विस्तृत उपजाऊ जो मैदान है वो हमें दिखाई देगा। और हिमालयन ग्रेट फॉल्ट के द्वारा शिवालिक और जो प्लेन है, जो ग्रेट प्लेन है, ये दोनों सेपरेट हुए हैं, ठीक। तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे शिवालिक के दक्षिण में हम लोग आएंगे और हम लोग देखेंगे कि बांगर क्या है, खादर क्या है, भावर क्या है, उसके बाद हम प्लेन्स की बात करेंगे, तराई वगैरह की, ठीक है। तो आज की दोस्तों आज की जो क्लास है यहाँ से हमारा जो उत्तर भारत के माउंटेन्स है, उत्तर भारत के जो पर्वत हैं वो समाप्त होते हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लेन्स की, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।